स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये है ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो इसको आपको समझना है। अगर आप कोई रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं, सपोज इस टाइप से a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, और ये जो इक्विलिब्रियम इसमें आएगा तो उसमें आप अगर सपोज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर वगैरह का किसी का कोई चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपको समझना है कि वो सब चेंज करने से कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ये देखते हैं। सपोज आप कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं, सपोज ए बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में चली जाएगी जहाँ ए और बी कंज्यूम होते हैं, मीन्स की फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे टेम्परेचर मीन्स हीट की ज़रूरत है। हीट की ज़रूरत जो है वो हीट जहाँ पे कंज्यूम हो सकती है, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो या बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से हम प्रेशर का भी देखेंगे कि प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें जो है जो भी आप चेंज करते हैं उस चेंज को टॉलरेट करने के लिए रिएक्शन को किसी भी डायरेक्शन में जाना पड़े तो उस डायरेक्शन में वो चली जाती है। तो इस तरह से आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो समझनी है। तो ये क्या है, व्हेन ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, जैसे कोई इक्विलिब्रियम की कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए, इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। तो इनमें से कोई भी चेंज आप लगाते हैं द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन ए डायरेक्शन, तो वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, वेयर इट कैन अनडू द इफेक्ट ऑफ चेंज इम्पोज्ड, कि वो इसके चेंज के इफेक्ट को अनडू कर सके, उसको उल्टा कर सके। सपोज कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट की बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाती है, अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उल्टा चली जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो उसके चेंज को टॉलरेट करने के लिए इक्विलिब्रियम को किसी भी डायरेक्शन में जाना पड़े तो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये डेफिनेशन आपको ऐसे ही लर्न करनी है, इसको अपने वर्ड्स में चेंज नहीं करना है। तो अब हमें एक एक करके कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट को डिटेल में समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कि आप कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन क्या होगी, मीन्स की रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये देखते हैं, कंसीडर ए जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आप ऐसी कोई रिएक्शन ले सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट सबसे ईजी है, ये मैंने आपको बता ही दिया है एक तरह से, कि कंसंट्रेशन अगर किसी रिएक्टेंट की इंक्रीज करते हैं, सपोज ए और बी की इंक्रीज करते हैं, देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन ए डायरेक्शन वेयर द रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्टेंट जिधर कंज्यूम होंगे, मीन्स खर्च हो जाएंगे, तो उसी डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। मीन्स किस डायरेक्शन में, आगे वाली डायरेक्शन में, मीन्स रिएक्शन जाएगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप अपनी तरफ से थोड़ा सा इंक्रीज कर दें तो वो प्रोडक्ट किधर कंज्यूम होंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सिमिलरली इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी और डी कोई भी इज इंक्रीज, देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन ए डायरेक्शन वेयर द प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड। तो जहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम होते हैं, मीन्स की खर्च होते हैं, दैट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो उस केस में रिएक्शन आ जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसा प्रैक्टिकली होता है या नहीं, ये हम किसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जांपल देखते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं, Fe3 पॉजिटिव आयन एक्वस सोल्यूशन इसका, और ये थायोसाइनेट है, 1 नेगेटिव चार्ज है, और इस तरह से ये FeCN6 2 पॉजिटिव बनता है। 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव मिला के ये 2 पॉजिटिव आ जाता है। तो ये आयरन थायोसाइनेट आयन का सोल्यूशन बनता है, जो कि किस कलर का होता है, रेड कलर का। और ये जो फेरिक आयन होते हैं, इसका कोई सोल्यूशन, सपोज आप फेरिक कलर लिया है तो ये पेल येलो होगा, और ये थायोसाइनेट आयन कलरलेस होते हैं। तो अगर ये पेल येलो और कलरलेस का हम मिक्सचर बना देते हैं, मीन्स कि ये दोनों रिएक्टेंट डालते हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है और सोल्यूशन धीरे धीरे क्या होने लगता है, रेड कलर हो जाता है। तो अगर आप ये येलो कलर फेरिक आयन या थायोसाइनेट आयन इसमें और ज़्यादा डालते हैं तो रेड कलर जल्दी आ जाता है, मीन्स की रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। तो अगर आप इस रेड कलर के सोल्यूशन में जो आयरन थायोसाइनेट आयन का है उसमें और रेड कलर डाल देते हैं, रेड में और रेड डालते हैं, तो इसका मतलब आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और कलर जो है वो लाइट येलो हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि आप अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो
रिएक्शन जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो रिएक्शन जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये यहाँ पर लिखा भी है, आप रीड कर सकते हैं। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन इंक्रीज रेड कलर इज ऑब्टेन्ड, तो इस केस में रेड कलर आ जाता है, मीन्स की रिएक्शन आगे जा रही है। दिस शोज दैट इक्विलिब्रियम हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, तो इस साइड में इक्विलिब्रियम चला जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कंसंट्रेशन ये जो प्रोडक्ट है उसकी आप इंक्रीज करते हैं तो हमारा कलर जो है वो पेल येलो हो जाता है, ये लाइट येलो रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन जो है वो किस साइड में चली गई है, रिएक्टेंट साइड में, मीन्स कि ये किस साइड में आ गई है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है बहुत ईजी है और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। सेकेंड नंबर पर देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर चेंज करने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। तो वो देखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर देने का मतलब, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है कि हीट देना। तो हीट की ज़रूरत जिस डायरेक्शन में होती है, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाती है। और आपको पता है कि हीट की ज़रूरत किस केस में होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। लेकिन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हीट इवोल्व होती है। अगर उसको हीट देंगे तो रिएक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मीन्स कि आप हीट देते हैं, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड द साइड वेयर इज हीट इज यूज्ड अप, तो जिधर हीट की ज़रूरत पड़ती है, जिधर हीट यूज़ होती है, कंज्यूम होती है, मीन्स की एब्जॉर्ब होती है, उसी डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, तो इनमें से जो भी रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, चाहे फॉरवर्ड वाली हो चाहे बैकवर्ड वाली हो, वही जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने से आगे चलेगी। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इसका मतलब आप हीट ले रहे हो, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड द साइड वेयर हीट इज गिवन आउट, तो जिधर से हीट मिल रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, उधर ही रिएक्शन चलेगी। तो ऐसा किस केस में होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट जो है इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, तो आपको टेम्परेचर जो है वो क्या कर देना चाहिए, लो कर देना चाहिए, तभी वो रिएक्शन आगे चल पाएगी। तो इस बात को आप किसी एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, वो आगे देखते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये N2 + 3H2 इक्वल टू क्या है, 2NH3 है। इसके लिए डेल्टा H जो है वो क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा H नेगेटिव किस रिएक्शन के लिए होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जिसमें हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। इवॉल्व का मतलब हीट रिलीज हो रही है, का मतलब है कि यहाँ पे हीट निकल रही है। अगर आप हीट देंगे, जो चीज़ निकल रही है वही चीज़ आप सप्लाई करते हैं, तो रिएक्शन तो है बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। तो अगर आप हीट ये कंज्यूम कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, देयरफॉर इट विल बी फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, क्योंकि पहले ही हीट निकल रही है, तो आपको टेम्परेचर जो है वो लो कर देना चाहिए, हीट को ले लेना चाहिए, तभी रिएक्शन आगे जाएगी। एंड द बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर हाई करते हैं मीन्स इंक्रीज करते हैं, हीट देते हैं, तो रिएक्शन चली जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो डेल्टा H के साइन से आपको पता चल सकता है कि ये रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वाली रिएक्शन क्योंकि एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से तो ये किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, N2 + O2 = 2NO। इसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव दे रखा है, तो ये आपको गिवन ही होगा, या एक आधा एग्जांपल आप अपनी तरफ से लर्न कर सकते हैं। तो डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि ये एक क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, मतलब हीट की ज़रूरत होती है। तो हीट देंगे तो रिएक्शन जो है आगे की तरफ चलेगी, मीन्स की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से आप रीड कर लीजिए, एज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, देयरफॉर इट विल बी फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, क्योंकि एंडोथर्मिक को हीट की जरूरत होती है, तो आप हाई टेम्परेचर करेंगे तभी रिएक्शन आगे की तरफ चलेगी। एंड द बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, तो और बैकवर्ड जो डायरेक्शन में रिएक्शन तभी जाएगी अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो वो उसका उल्टा ही आप लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर जब आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, चेंज करते हैं, तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी, ये आपको समझना है। तो एक बात और नोट कर लीजिए कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज सिग्निफिकेंट, मीन्स इंपॉर्टेंट ओनली इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी गैसियस स्टेट में है, तभी ये जो है प्रेशर का इफेक्ट आपको स्टडी करना है। तो प्रेशर में कैसे आप इसको स्टडी करेंगे, सपोज यहाँ पर कोई गैस है और इसके ऊपर आप कोई पिस्टन लगाते हैं और ऐसे ऊपर से प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो आपको पता चल रहा है कि वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो प्रेशर इंक्रीज करना रिएक्शन को
उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जहाँ वॉल्यूम जो है वो क्या होता हो, डिक्रीज़ होता हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम डिक्रीज़ कैसे पता चलेगा आपको, आप नंबर ऑफ मोल्स देख लीजिए। तो अगर नंबर ऑफ मोल पहले से कम हो जाते हैं तो इसका मतलब उसी डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन जाएगी। अगर आप प्रेशर डिक्रीज़ कर देते हैं, इसको पिस्टन को ऊपर उठा लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज़। मीन्स नंबर ऑफ मोल जिधर ज़्यादा होंगे फिर प्रेशर डिक्रीज़ करने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये आपको यहाँ से नोट करना है, इफ़ द प्रेशर ऑन द सिस्टम इज इंक्रीज्ड, प्रेशर अगर ऊपर से ज़्यादा करते हैं, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन ए डायरेक्शन इन विच डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल होकर, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल कम होते हो मतलब वॉल्यूम कम होता हो। वेर एज जो आगे दूसरा बात इसका उल्टा ही है, इफ़ द प्रेशर ऑन द सिस्टम इज डिक्रीज, प्रेशर अगर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल होकर, जहाँ नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हो मीन्स की वॉल्यूम बढ़ रहा हो, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। तो ये भी आप एग्जांपल से देख सकते हैं। अगर आप ये एग्जांपल कंसीडर करते हैं N2+3H2 इक्वल टू 2NH3, तो यहाँ रिएक्टेंट में 1+3 कितने हैं, 4 मोल्स हैं, और प्रोडक्ट में क्या है, 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है। तो आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल पहले से कम हो रहे हैं, तो पहले से कम होना है। और अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, आपको पता है प्रेशर इंक्रीज़ करने से नंबर ऑफ मोल कम ही होंगे, तो नंबर ऑफ मोल कम वाली डायरेक्शन में ही रिएक्शन जाएगी, मींस की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर डिक्रीज़ करते हैं तो नेचुरली वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो यहाँ से आपको देखना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन इज टेकिंग प्लेस विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल तो डिक्रीज़ हो रहे हैं, देयरफॉर इट विल बी फेवर्ड बाई हाई प्रेशर। तो ये आपको नोट करना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है दैट विल बी फेवर्ड बाई हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर पर रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन विल बी फेवर्ड बाई लो प्रेशर। तो नेचुरली प्रेशर डिक्रीज करने से रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। ये डिसोसिएशन ऑफ PCl5 है, PCl5 डिसोसिएट होकर PCl3 + Cl2 बना देता है। तो PCl5 का तो एक ही मोल है, और जो प्रोडक्ट हैं ये 1 + 1 कितने हैं, 2 मोल्स हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाने के लिए आपको प्रेशर क्या करना चाहिए, तो प्रेशर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो आप देखिए नंबर ऑफ मोल डिक्रीज़ होंगे, तो डिक्रीज़ तो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। इसका मतलब अगर आप प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज़ होंगे, तो ये इंक्रीज़ किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रेशर डिक्रीज़ करने से रिएक्शन आएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये भी यहाँ पे नोट करते हैं, एज द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज टेकिंग प्लेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल, पहले से नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं, देयरफॉर इट विल बी फेवर्ड बाय लो प्रेशर। तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज़ करने के लिए प्रेशर जो है आपको डिक्रीज़ करना चाहिए ताकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो सके, एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन विल बी फेवर्ड बाय हाई प्रेशर। तो बैकवर्ड डायरेक्शन जो है हाई प्रेशर से फेवर होगी, क्योंकि हाई प्रेशर से वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज़ हो रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये H2 + I2 = 2HI है। इसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 + 1 2 है, और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल भी 2 हैं। तो यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं है, नंबर ऑफ मोल में मीन्स कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से इस इक्विलिब्रियम पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, एज देयर इज़ नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल, देयरफॉर प्रेशर विल हैव नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस तरह से इस रिएक्शन में तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का। तो इस तरह से ये 3 फैक्टर जो हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है, इनको आपने डिटेल में स्टडी कर लेना है, और जो मैटर यहाँ पे दिया गया है इसको नोट भी कर लेना है। और आगे देखते हैं अदर फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, की इक्विलिब्रियम की स्टेट को अफेक्ट करने के लिए और कौन कौन से फैक्टर हैं वो भी स्टडी कर लेते हैं। 4th नंबर पर देखते हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो अगर आप किसी रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो आपको पता है कि उससे इक्विलिब्रियम जल्दी तो आ जाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी ना बैकवर्ड में। तो कैटलिस्ट जो है उसका इफेक्ट क्या रहता है, तो वो आपको नोट कर लेना है। ये पहले भी आपको बता रखा है, कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होता है। दिस इज बिकॉज कैटलिस्ट फेवर द रेट मीन्स स्पीड, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली, दोनों को वो इक्वली एक्सटेंट तक जो है इंक्रीज करता है। इट ओनली हेल्प टू अचीव द इक्विलिब्रियम क्विकली। तो कैटलिस्ट क्या रोल प्ले कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम को क्विकली मीन्स कि जल्दी
जल्दी लाने में आपकी मदद करता है। जैसे कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन एनी डायरेक्शन, तो कैटलिस्ट खुद इक्विलिब्रियम को किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं करता है, ये इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने में सिर्फ हेल्प करता है। तो इस तरह से कैटलिस्ट के बारे में आपको इतना ही नोट करना है। आगे 5th पॉइंट में आपको देखना है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैसेस आपको पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह होती हैं, ये इनके मॉलिक्यूल जो हैं वो स्पेस तो ऑक्यूपाई करते हैं, तो उससे इक्विलिब्रियम की कोई डायरेक्शन चेंज होती है या नहीं, ये आपको देखना है। तो एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस, जैसे इस तरह की कोई गैस है, हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपने कांस्टेंट वॉल्यूम लिया है या कांस्टेंट प्रेशर। तो इस तरह से आप देखिए कि पहले वाला जो है पॉइंट वो देख लेते हैं पहले। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम मींस कि आप वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं करेंगे लेकिन गैस ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी जो आपके पास गैसेस मिक्सचर है उसी में आपने सपोज ये नोबल गैस के मॉलिक्यूल भी ऐड कर दिए हैं, हीलियम वगैरह, तो ये भी अपनी जगह लेंगे। तो इससे जो है वो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा, लेकिन आपको क्या करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। तो इसका मतलब आप प्रेशर ऊपर से बढ़ाकर वॉल्यूम जो है पहले जितना ही रख देंगे। तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगी। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब कंसंट्रेशन ही चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हैं। तो इस पॉइंट में आप क्या नोट करेंगे, when an inert gas is added to equilibrium system at constant volume the total pressure will increase, क्योंकि उस गैस के आने से प्रेशर तो इंक्रीज हो जाएगा बट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल नॉट चेंज, क्योंकि कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं हुई। कंसंट्रेशन तभी चेंज होती है जब वॉल्यूम जो है वो चेंज होता है। हैज़ अंडर दीज कंडीशन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन में तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो हम दूसरा फैक्टर देख लेते हैं। तो एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, सपोज आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो गैस उसमें डालेंगे तो वो अपना जो स्पेस लेंगे तो पिस्टन को थोड़ा ऊपर उठा देंगे, क्योंकि आप ऊपर से प्रेशर तो एक्स्ट्रा लगाने वाले नहीं है, क्योंकि प्रेशर तो क्या करना है, कांस्टेंट लगाना है, कांस्टेंट रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है तो कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। तो वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ होने से आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ही कंसंट्रेशन होती है। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। और उस डिक्रीज़ को बैलेंस करने के लिए जिधर भी नंबर ऑफ मोल इंक्रीज़ हो रहे हो रिएक्शन उस डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये भी यहाँ पे नोट करते हैं, व्हेन एन इनर्ट गैस इज एडेड टू इक्विलिब्रियम सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर देन वॉल्यूम इंक्रीज। तो वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा एज रिजल्ट नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल डिक्रीज। तो वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देयरफॉर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन इन विच इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस अकर। तो जिधर नंबर ऑफ मोल इस डिक्रीज को बैलेंस करने के लिए जिधर भी इंक्रीज होते हों उधर जो है रिएक्शन चली जाएगी। तो ये भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में पहले ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, SO2 + O2 = SO3 है, ये 2SO3 बन रहा है। तो इधर रिएक्टेंट साइड में तो ये 2 + 1 कितने हैं, 3 मोल्स हैं, और प्रोडक्ट वाली साइड में क्या है, 2 मोल्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी इस केस में जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हों, इंक्रीज़ हो रहे हों। तो इंक्रीज़ तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो इसका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपको नोट करना है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर वाला इफेक्ट था, विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आप ऐसा करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर कोई इनर्ट गैस डालते हैं तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और इसी तरह से आप ये सेकंड वाला केस भी देख सकते हैं, इधर तो 2 मोल है, इधर 1 + 3, ये 1 नाइट्रोजन का है, तो वो कितने हैं, 4 मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स किधर इंक्रीज़ हो रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में ये वाला इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर तीसरा देख लेते हैं H2 + I2, तो इधर तो 1 + 1 2 मोल्स हैं, और प्रोडक्ट में भी क्या है, 2 मोल्स हैं। तो क्योंकि कोई चेंज नहीं है नंबर ऑफ मोल्स में, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो हैं वो सेम है। तो इसलिए इस केस में कोई इफेक्ट नहीं होगा इनर्ट गैस डालने का। तो ये जो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस है ये मैंने एट कांस्टेंट वॉल्यूम कराया था पहले, और ये कांस्टेंट प्रेशर था। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं था, ये कांस्टेंट प्रेशर वाला जो है आपको बड़े ध्यान से समझ लेना है।
आगे हम स्टडी करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ली चैडलियर प्रिंसिपल। तो ली चैडलियर प्रिंसिपल का यूज़ क्या होता है? जब कोई इंडस्ट्री में रिएक्शन होती है तो उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए, रिएक्शन को मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाने के लिए हमें कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर क्या क्या करना पड़ेगा, वो हमें ली चैडलियर प्रिंसिपल से पता चलता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले केमिकल इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, बाद में फिजिकल इक्विलिब्रियम को भी स्टडी कर लेंगे। तो दिस प्रिंसिपल इज़ वेरी यूजफुल इन फाइंडिंग द कंडीशन फॉर हायर यील्ड। यील्ड मीन्स कि प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो कितनी बनती है इन सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस वही बेनिफिशियल रहती है जिसमें प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा बनता हो, चाहे उसके लिए आपको कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी करना पड़े, तो वही तो देखना है कि क्या करना है। तो इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर हिंट तो आपको दूंगा, तो आपने इसको जैसे पहले कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह के इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है, उस तरह से किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पूरा ली चैडलियर प्रिंसिपल को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया तो आपको पता है रिएक्शन N2+3H2 2NH3 होता है, और इसके लिए डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है। ये 92.4 है। नेगेटिव का मतलब है कि रिएक्शन जो है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक है। और आपको ये भी याद रखना है कि अमोनिया की फॉर्मेशन जब इस रिएक्शन से होती है तो इसको बोलते हैं हेबर प्रोसेस। अगर एग्जाम में हेबर प्रोसेस आए तो आपको खुद ही समझ लेना है, रिएक्शन खुद ही लिख लेनी है, डेल्टा एच नेगेटिव भी लर्न करना है, और ये अमोनिया की फॉर्मेशन है। तो इसमें वो इफेक्ट जो है कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह सब आपको लिखने होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन तो आप लिख ही लेंगे कि अगर नाइट्रोजन की या हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है और अमोनिया की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसमें पहले ही हीट निकल रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो टेम्परेचर तो आपको क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बहुत ही लो कर देंगे तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी, तो फिर प्रोडक्ट जो है बनने में बड़ी देर लग जाती है। तो एक ठीक ठीक सा टेम्परेचर रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हेबर प्रोसेस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि 750 केल्विन इसके लिए ठीक रहेगा। और आगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर को आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप देख रहे हैं कि इधर नंबर ऑफ मोल जो है 1+3 जो है वो 4 है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में 2 हैं। तो नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल डिक्रीज तब होते हैं जब आप प्रेशर जो है वो क्या करें, इंक्रीज करें। तो इसका मतलब जो है हाई प्रेशर जो है अमोनिया की फॉर्मेशन को फेवर करेगा। हाई प्रेशर पर रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो प्रेशर कितना लगाना पड़ता है वो भी मैं बता देता हूँ। इस केस में 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो ठीक रहता है अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए। इसमें एक यूज़ ऑफ कैटालिस्ट भी है, क्योंकि कैटालिस्ट यूज़ करेंगे तो अमोनिया की फॉर्मेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगी। तो इसमें आयरन जो है Fe, ये एक कैटालिस्ट अच्छा रहता है। और आयरन के साथ अगर मोलिब्डेनम जो है वो मिक्स कर दें तो कैटालिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी तेज़ हो जाती है। मोलिब्डेनम खुद एक कैटालिस्ट नहीं है, वो सिर्फ कैटालिस्ट को प्रमोट करता है, मतलब कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो इसको कैटालिटिक प्रमोटर कहा जाता है। इसके बारे में भी आप +2 में पढ़ेंगे। तो इस तरह से अमोनिया की फॉर्मेशन पर ये सारे इफेक्ट आपको एक्सप्लेन कर लेने हैं। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ये है फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है, ये भी आपको डिटेल में +2 में पढ़ाई जाएगी। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है, तो उसका एक ये पर्टिकुलर स्टेप है कि SO2 + O2 से क्या होता है, SO3 बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसके लिए डेल्टा एच जो है नेगेटिव है। तो ये रिएक्शन भी पहले की तरह क्या है, एक्सोथर्मिक है, जिसमें हीट जो है वो क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो इसमें भी आपको कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह का इफेक्ट पहले की तरह एक्सप्लेन करना है, तो ये आप एक्सप्लेन कर ही लेंगे। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज़ करेंगे तभी जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, मीन्स रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। और टेम्परेचर जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको लो ही करना पड़ता है, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिए कि टेम्परेचर जो है वो कितना ठीक रहेगा इसके लिए। तो 673 से 723 केल्विन का टेम्परेचर जो है इस रिएक्शन के लिए बेटर रहता है। तो उसमें हायर यील्ड आती है, मीन्स कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा बनती है। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लेते हैं। प्रेशर भी आपको खुद ही इसमें डिसाइड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो क्या करना पड़ेगा, तो हाई प्रेशर से रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। तो इसमें प्रेशर जो है वो 1.5 एटमॉस्फेयर रखना इस केस में काफ़ी रहता है। तो ये भी आपको नोट करना है। और कैटालिस्ट जो है, कैटालिस्ट से आपको पता है कि इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, प्रोडक्ट जल्दी बन जाते हैं। तो प्लेटिनम इसके लिए एक अच्छा कैटालिस्ट है, या वनेडियम पेंटॉक्साइड। वनेडियम पेंटॉक्साइड भी काफ़ी पॉपुलर कैटालिस्ट है, ये भी इक्विलिब्रियम को क्विकली लाने में हेल्प करता है। इस तरह से इस रिएक्शन
के लिए भी आपको ये कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट जो है सब कुछ एक्सप्लेन करना है। आगे कुछ एप्लीकेशन जो है फिजिकल इक्विलिब्रिया की भी देख लेते हैं। जैसे ये बहुत पॉपुलर है इक्विलिब्रिया, आइस वाटर इक्विलिब्रियम। आइस क्या है, सॉलिड H2O है और वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस जो है उसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है, मीन्स कि उसके लिए हीट की ज़रूरत होती है थोड़ी सी, तो वो एंडोथर्मिक जो है प्रोसेस रहती है। और आपको ये भी नोट करना है कि आइस में अगर आप हीट देंगे तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, क्योंकि आइस का इस तरह से केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में कुछ वेकेंट जो है वो स्पेस रहता है। वाटर का वॉल्यूम कम है, तो इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये बताना है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में। तो नेचुरली आपको पता ही है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आइस मेल्ट हो जाएगी, तो रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, इसको आपको लिख लेना है। और इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर आप आइस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ऊपर से उसके ऊपर चोट लगाते हैं, तो नेचुरली जो है वो भी वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होता है, तो डिक्रीज़ जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस केस में भी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आएगी प्रेशर इंक्रीज़ करने से भी, क्योंकि आइस जो है प्रेशर इंक्रीज़ करने से भी मेल्ट हो जाती है और वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। एक ये भी कई बच्चे पूछते हैं कि हिल्स वगैरह पे स्नो पड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो वो आसानी से मेल्ट नहीं होती है। तो आपको पता है कि वहाँ पे टेम्परेचर भी लो होता है और प्रेशर भी लो होता है, जो कि आइस को मेल्ट होने से रोकते हैं, तो रिएक्शन वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं आती है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, वाटर वेपर इक्विलिब्रियम। तो वेपराइजेशन ऑफ वाटर में क्या होता है कि वाटर को अगर आप हीट दें तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर्स का तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है और वाटर का जो है वो कम होता है। तो इस तरह से रिएक्शन लिख सकते हैं, लिक्विड जो है वाटर गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके लिए भी डेल्टा H तो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो नेचुरली जो है लिक्विड गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वेपर्स के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, तो नेचुरली वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो रिएक्शन जो है उस केस में बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, सोलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस। तो ये देखते हैं पहले केस में अमोनियम क्लोराइड का डिसोल्यूशन वाटर में। तो अगर आप अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, वाटर में डालने से इसका एक्वस सोल्यूशन बन जाता है, तो वो NH4 पॉजिटिव एक्वस और वो ये Cl नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड वाटर में होता है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, मींस कि इसके लिए डेल्टा जो है वो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन, आप बताइए कि किस डायरेक्शन में जाएगी, तो आप समझ गए होंगे। तो इस केस में क्योंकि हीट की ज़रूरत होती है तो नेचुरली ये वाला केस में रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अमोनियम क्लोराइड जो है और अच्छे से डिसोल्व हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, क्योंकि इसमें डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से इसमें कोई प्रेशर का इफेक्ट स्टडी नहीं करना है, क्योंकि गैसीय स्टेट में होता सब कुछ, तब प्रेशर का इफेक्ट स्टडी करते। तो और दूसरा केस देख लेते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर। तो NaOH जो है लैब में पड़ा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉलिड स्टेट में अगर उसमें आप वाटर डालते हैं तो उसमें क्या होता है, ये Na पॉजिटिव एक्वस, ये भी एक्वस सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, और OH नेगेटिव एक्वस। लेकिन आपको पता है कि जब NaOH को वाटर में डालते हैं तो जिस बीकर में आप ये करेंगे तो बीकर गर्म हो जाता है, मींस कि इसमें हीट इवॉल्व होती है और डेल्टा H जो है वो नेगेटिव होता है। तो आप बताइए कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से NaOH की सोलिबिलिटी जो है वाटर में क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, और अमोनियम क्लोराइड की सोलिबिलिटी जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होती थी, इंक्रीज़ होती थी। तो इस तरह से सोलिबिलिटी के बारे में भी आप टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो ज़रूर समझ लें। और लास्ट एग्जांपल है गैस सोल्यूशन इक्विलिब्रियम। तो किसी सोल्यूशन में गैस आपने कहाँ नोटिस किया है, जो सोडा वाटर बोतल होती हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कुछ सोल्यूशन में भी होती है और कुछ बोतल में सोल्यूशन से बाहर होती है। अगर ये कोल्ड ड्रिंक है, इसमें सॉफ्ट ड्रिंक इसको बोलते हैं, तो इसके अंदर CO2 है, और ये जो ऊपर थोड़ी सी जगह खाली है यहाँ पर भी CO2 के मॉलिक्यूल होते हैं। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं बोतल को, तो ये गैस की मॉलिक्यूल भी लिक्विड में चले जाते हैं। और गैस की सॉल्युबिलिटी जो है मेनली प्रेशर पर डिपेंड करती है, तो मीन्स आपने इसको बहुत टाइट से बंद करके रखना है जिससे प्रेशर लगा रहे। अगर आप प्रेशर डिक्रीज़ कर देंगे तो गैस जो है वो
वो एस्केप हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आपको नोट करना है कि गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होगी और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से तो डिक्रीज़ हो जाती है। अगर आप फ्रिज से बाहर बोतल को रखते हैं और इसको ओपन कर देते हैं तो गैस एस्केप होनी शुरू हो जाती है और गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वाटर इसमें लिक्विड के अंदर नहीं रहती है। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन सोल्यूशन इंक्रीजेज। तो प्रेशर इंक्रीज करने से तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे लिखा है तो किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने ये सोल्यूशन में लिखा है। और आगे देखते हैं इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से तो गैस लिक्विड से बाहर निकल जाती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन सोल्यूशन डिक्रीज। तो ये आपको याद रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज होती है। तो इसमें इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं और एलाइट चार्टलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन जो है ये आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है।